हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th में जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, उसकी बहुत सारी एडजस्टमेंट तो कल हमने कवर कर ली थी और 3 एडजस्टमेंट जो कि कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं डेटर्स पे जो एडजस्टमेंट है वो आज की क्लास के लिए छोड़ी थी। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सारी एडजस्टमेंट जो डेटर्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेटर। इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे किया जाता है, सब कुछ आज जानेंगे। और एक मैनेजर कमीशन वाला जो पॉइंट रह गया था कल, वो भी आज की क्लास में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और सीखिएगा, याद कीजिएगा कॉन्सेप्ट्स को कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और अदरवाइज ट्रीटमेंट तो याद करना ही करना है। आओ बेटा, आज हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑन डेटर्स की। यानी आज की जो एडजस्टमेंट्स हैं रिलेटेड टू डेटर्स हैं, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेटर्स। 3 तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि डेटर्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो आओ जरा सीखते हैं क्या करना होता है और कैसे इसकी प्रेजेंटेशन होती है। इसी बोर्ड पे बताता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको है ना ट्रायल बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट का, क्रेडिट का कॉलम, ये डेबिट का कॉलम, इस तरीके से ही होता है। तो यहां मान लीजिए आपको क्या दे रखा है? पर्टिकुलर्स, डेबिट की वैल्यूज, क्रेडिट की वैल्यूज, और यहां लिखा है डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और डेटर की कोई वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि मान लो रख देते हैं अपन 50,000 रख दें, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अपन। डेटर्स की वैल्यू कितनी रख देते हैं? 50,000 रुपए। और एक वैल्यू और दे रखी है, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बेटा, जितने भी प्रोविजन होते हैं ना, ये लाइबिलिटी होते हैं, असेट नहीं होते। क्या होते हैं? लाइबिलिटी। तो इनका बैलेंस असेट में दिखेगा या लाइबिलिटी में दिखेगा? यानी क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस लिख देते हैं, कोई भी वैल्यू बोल देते हैं, जैसे कि मान लो 3,000, ठीक है। या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पहले से दिख रहा है, चलो 3,000 लिख देते हैं। कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। 3,000 रुपए यहां पे लिख देते हैं। तो बैलेंस शीट में 2 चीजें हमें पहले से दिख रही हैं, और तीसरी चीज लो एक और लिख देता हूं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब ऐसे डेटर्स जिनसे पैसा कभी वापस नहीं आना, उन्हें हमने बैड डेब्ट मान के खत्म कर दिया, ऑलरेडी किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में ये जो चीजें इनको बोलते हैं, ये ऑलरेडी हो रखी हैं, यानी ये प्रोविजन पहले से बना हुआ है, ये बैड डेब्ट पहले से डूबे हुए पैसे हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, जैसे कि मान लो 1,000 या कोई भी वैल्यू यहां पे हो सकती है, ठीक है। ये 1,000 ऐसे रैंडमली। तो हमने 3 आइटम बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर से डिस्कस करने जा रहे हैं, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स। इन तीनों को ट्रायल बैलेंस में से ढूंढेंगे। ऑब्वियसली डेटर एक असेट है तो डेबिट में उसकी वैल्यू मिलेगी, बैड डेब्ट एक लॉस है, एक एक्सपेंस है, तो उसकी वैल्यू भी डेबिट में मिलेगी। प्रोविजन एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी साइड का आइटम, तो इसकी वैल्यू हमेशा कहां मिलेगी? क्रेडिट में मिलेगी। तो ये तो 3 वो आइटम हो गए जो ट्रायल बैलेंस में सवाल में गिवन होंगे, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी इस तरीके की, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, मैं वो दिखा रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं है किसी सवाल में तीनों हो सकता है किसी सवाल में बैड डेब्ट ना हो सकता है किसी सवाल में प्रोविजन ना हो, क्या ऐसा हो सकता है किसी सवाल में डेटर ना हो? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो खैर, जो होगा उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, जो नहीं है वहां 0 लिख लेंगे, और तो क्या है, ठीक है। तो मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस में ये 3 चीजें डेटर से रिलेटेड मिल सकती हैं, और नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें, इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे आप, है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, आओ जरा उसके बारे में सुनते हैं, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट आपको मिल सकती है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट, कितना बनाऊं, 20% बना दूं या 10%? चलो एट द रेट 10% या 20% बना देते हैं, चलो कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर देते हैं। एट द रेट 20% ऑन डेटर्स, ठीक है। एक इस तरीके से लिखा है, यहां क्रिएट की जगह मेक भी हो सकता है, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या क्रिएट अ प्रोविजन, बात तो वही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, मेक अ प्रोविजन या क्रिएट अ प्रोविजन फॉर, या ये पॉइंट 3rd नंबर पे मैं लिखने वाला था, चलो अब कोई बात नहीं। मेक अ प्रोविजन फॉर
एक काम करता हूँ, हाँ, मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये क्या पॉइंट है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 40/40 का 2.5%, ठीक है, 2.5%, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट है, बैड डेब्ट्स आर ₹10,000, ठीक है। बैड डेब्ट्स आर ₹5,000 लिख देता हूँ, चलो। और यहाँ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सवाल की वैल्यू में, यहाँ पे मैं इसको 50 के बजाय 55 कर रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमें इस सवालों में मैक्सिमम डेटर से रिलेटेड क्या मिल सकता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑब्वियसली 3 पॉइंट बता चुका हूँ मैं अच्छे से। बाहर 3 तरह की, हाँ अभी बता रहा हूं, तीनों ही एडजस्टमेंट, बाहर हमें 3 तरह की एडजस्टमेंट मिल सकती हैं। आज हम 3 तरह की एडजस्टमेंट कवर कर रहे हैं। कल हमने बोला था ना, कल 3 छोड़ी हैं। देखो डेटर से रिलेटेड कौन कौन से 3 एडजस्टमेंट थी। पॉइंट नंबर 10 है बैड डेब्ट, ये रहा पॉइंट नंबर 10 जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है। पॉइंट नंबर 11 है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये रहा पॉइंट नंबर 11। और तीसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी कि ये रहा, ठीक है। 10, 11, 12 जो भी था, 9, 10, 11 या जो भी 3 थे, तीनों मैंने यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है। 3 ही तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है, मैंने तीनों एक साथ आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। डन। आओ बेटा एक एक करके मीनिंग समझते हैं। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल का मतलब होता है ऐसे डेटर्स, डेब्ट का मतलब है डेटर्स, ठीक है। ऐसे डेटर्स जिन पे हमें डाउट है कि यार ये लोग है ना पैसा नहीं देंगे, इन लोगों से तो पैसा नहीं आएगा, तो यानी उन पे अनुमान, प्रोविजन का मतलब होता है अनुमान लगाना, उम्मीद है कि पैसा डूब जाएगा। क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मीनिंग? उम्मीद है कि इन डेटर्स से पैसा नहीं आएगा, डाउटफुल है, ठीक है। तो 20% बनाना है किस पे? डेटर्स पे। ये रहे डेटर्स, इसका 20% बनना चाहिए। अब यार रटना मत कुछ भी। मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब हमें लगता है यार ये जो बचे हुए डेटर्स है ना, ये लोग भी पूरा पैसा नहीं देंगे। लोगों की आदत होती है ना, यार सर थोड़ा सा इतना तो कम कर लो, तो लोग क्या कहेंगे कि 2.5% डिस्काउंट हमें दे दो। तो यानी कि हम एक प्रोविजन बना रहे हैं कि यार इन डेटर से पूरा पैसा तो आएगा ही नहीं, 2.5% कम ही आएगा, है ना, ये है। और तीसरी एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स, यानी कि एक ऐसे बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं, यानी मुझे पता चल गया भाई ये जो मेरे को 55,000 रुपए लेने हैं ना, इसमें से इस 5 वाले से तो आने ही नहीं है, तो डूब गया, तो भाग गया। मैंने डेटर्स में तो 55 लिख दिया, लेकिन आज मुझे पता चल गया यार ये 55 में से ये वाला 5 तो आएगा ही नहीं, ये तो डूब ही गए। डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब है हमें उम्मीद है कि डूबेगा, और बैड डेब्ट का मीनिंग क्या है? हमें पता है कि डूब गया, ठीक है, दोनों अलग है। एक बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। मैं अंदर वाली वैल्यूज को ओल्ड बोलता हूं, बाहर वाली वैल्यूज को न्यू बोलता हूं, ठीक है। अंदर वाली को ओल्ड, बाहर वाली को न्यू बोलता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा ठीक है, अब ये तो हुआ कि सवाल क्या होगा, अब बात आती है कि इसका आंसर क्या होगा। हर चीज के 2 एडजस्टमेंट्स होने हैं। आओ मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर हमें सवाल में बैलेंस शीट बनानी हो, अगर क्या बनानी ही होगी, बैलेंस शीट में क्या इनका प्रेजेंटेशन होगा और ये किस तरीके से शो होंगे। देखो बेटा, ये एक बैलेंस शीट है और ये एक पी एंड एल अकाउंट बना देता हूं, पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, छोटा सा। फोन वाइब्रेट हो रहा है, 1 सेकेंड। हेलो, हाँ बेटा, तो चलो ट्रीटमेंट देखते हैं इसका क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये बैलेंस शीट, पी एंड एल, ट्रेडिंग वगैरह बने हुए होंगे, ऑब्वियसली आंसर कर रहे होंगे, तो हमें एक वर्किंग नोट भी बनाना है। क्या बनाना है सॉल्यूशन में? वर्किंग नोट। अच्छा अब ये बताओ, अंदर की चीजें कितनी जगह जाएंगी? 1 जगह। बाहर की चीजें कितनी जाएंगी? 2 जगह। पहले अंदर वाली चीजें लिख ले। आओ अंदर वाली। बेटा ये जो डेटर्स है ये बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा, वो भी अंदर। डेटर्स 55,000 रुपए। कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। ये जो बैड डेब्ट है, ये जो बैड डेब्ट है, ये यहां वर्किंग नोट में सबसे पहले यहां पे लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ओल्ड वाला, सॉरी पहले बैड डेब्ट लिख दो। कौन सा लिख दो? बैड डेब्ट, डेबिट वाले लिख देता हूं, बैड डेब्ट। यहां मैं ओल्ड लिख रहा हूं या टीबी लिख देता हूं, ट्रायल बैलेंस वाला। ये बैड डेब्ट कौन से वाला है बेटा? ट्रायल बैलेंस वाला है। कितने रुपए है? 1,000 रुपए। डन। क्या ये वर्किंग नोट में आया है? पी एंड एल में नहीं आया, पी एंड एल में अभी जो फाइनल आंसर निकलेगा वो जाएगा, ठीक है। बैड डेब्ट कितना आ गया?
1000, मैंने टीबी लिखा है यानी कि ये ट्रायल बैलेंस वाला ये आ गया। और ये प्रोविजन क्रेडिट है तो क्रेडिट वाला प्लस होगा या माइनस, माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन से वाला बेटा, ट्रायल बैलेंस वाला, कितने रुपए, 3000। ये वर्किंग नोट चल रहा है, अभी P&L में कुछ नहीं गया है। मैंने आपको ये कहा कि ट्रायल बैलेंस में जो चीजें दिखेंगी उन्हें कहां लिखना है। सर ट्रायल बैलेंस में डेटर से रिलेटेड 3 चीजें दिख रही हैं, एक डेटर्स वो यहां आ जाएगा, एक बैड डेब्ट वो यहां आ जाएगा पॉजिटिव, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्योंकि वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में है तो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। आ रही है बात समझिए, क्रेडिट में ही मिलेगा और मिलेगा हमेशा तो क्या करना है अपन को, नेगेटिव ही लिखना है। ये मैंने कौन सी वैल्यूज लिखी है बेटा, ट्रायल बैलेंस वाली, इसलिए सब एक एक जगह गई हैं। कोई डाउट किसी को नहीं। अब आती है एडजस्टमेंट की बात। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट का ऑर्डर समझेंगे, ऑर्डर यानी सबसे पहले कौन सी एडजस्टमेंट करनी है। सवाल में चाहे कोई भी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे लिखी हो, आपका जो सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है वो बैड डेब्ट वाली होती है। कौन सी होती है, बैड डेब्ट वाली, ठीक है। चाहे सवाल का सबसे लास्ट पॉइंट हो ये, लेकिन सबसे पहली एडजस्टमेंट जब करोगे, डेटर से रिलेटेड जब एडजस्टमेंट करोगे तो सबसे पहली कौन सी वाली करनी पड़ती है, बैड डेब्ट वाली। अब क्या ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट की लाइन सुनना, ये लाइन एक पोएम की तरह याद हो जाएगी आपको, ठीक है। बैलेंस शीट में माइनस, इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेब्ट। क्या बोलते हैं अभी लिख के बता दूंगा। बैलेंस शीट में माइनस और वर्किंग नोट में प्लस, फर्दर बैड डेब्ट। फर्दर का मतलब और होना, फर्दर का मतलब क्या होता है, और होना, यानी कुछ बैड डेब्ट पहले से थे जो बाहर से पता चले, इसको अपन किस नाम से पुकारते हैं, फर्दर बैड डेब्ट, यानी और हो गए बैड डेब्ट। तो 5000 रुपए यहां पे नुकसान बढ़ गया, हाँ या ना। तो हमें क्या करना है, सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, पोएम की तरह याद हो जाएगा। क्या फर्दर बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा फर्दर बैड डेब्ट किसे बोलते हैं, सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बैड डेब्ट होता है उसको फर्दर बैड डेब्ट बोलते हैं। क्या ट्रीटमेंट है, सर बैलेंस शीट में से डेटर कम कर दो और नुकसान में जोड़ दो। बैलेंस शीट में प्लस, वर्किंग, सॉरी गलत बोल गया, बैलेंस शीट में माइनस, वर्किंग नोट में प्लस। याद हो रहा है या नहीं हो रहा, बैलेंस शीट में माइनस, वर्किंग नोट में प्लस। चलो ठीक है, बैलेंस शीट में माइनस कर दिया। अब डेटर्स कितने के बचे हैं अभी, 50,000 के। दूसरा जो नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे जो एडजस्टमेंट करनी होती है वो होती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाने की। किसको बनाने की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाने की, ठीक है। तो सेकंड एडजस्टमेंट कितना बनाना है डेटर्स पे डाउटफुल डेब्ट, 20%। डेटर्स यानी बैलेंस शीट में से माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 20%, 50,000 का निकालोगे ना कि 55,000 का। आ रही है बात समझ में। तो 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000। बैलेंस शीट में माइनस और वर्किंग नोट में प्लस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने रुपए, 10,000, ठीक है। तो ये माइनस किया तो कितना बचा बेटा, 40,000। और इसका आंसर कितना आ गया, 10 और 5 15 और 1 16 में से 3 गए, 13,000। ये आंसर अगर पॉजिटिव आए तो P&L के डेबिट साइड, बाई चांस अगर नेगेटिव आ जाए, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव होना। बाई चांस अगर किसी भी रीजन से ये नेगेटिव आ जाए तो आप इसे P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये 13,000 रुपए जो आंसर आ गया, इसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। वर्किंग नोट से ये वैल्यू आई है, कितने रुपए, 13,000 रुपए। मैं आपको बताऊं 90% केसेस में केवल ये 2 ही इंफॉर्मेशन होती हैं, लेकिन किसी सवाल में ये तीसरी भी आ जाए। मैंने तो आपसे कहा ना मैं मैक्सिमम पढ़ाने वाला हूं जो भी पॉसिबिलिटी है, तो ये तीसरी भी अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तीसरी को इस वर्किंग नोट से बाहर रखते हैं, इस तीसरी का इस वर्किंग नोट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट 2 जो देखे उनको रिवाइज करें। सर एक तो फर्दर बैड डेब्ट, दूसरी न्यू प्रोविजन बनाने की। फर्दर बैड डेब्ट और न्यू प्रोविजन बनाना, दोनों का ट्रीटमेंट तो सेम है सर। क्या ट्रीटमेंट है, बैलेंस शीट में माइनस, वर्किंग नोट में प्लस। दूसरे का भी बैलेंस शीट में माइनस, वर्किंग नोट में प्लस। तो याद तो हो गया सर ट्रीटमेंट कि क्या करना है, बैलेंस शीट में माइनस, वर्किंग नोट में प्लस, ये तो याद हो गया। लेकिन सर मुद्दा ये कि पहले कौन सी करेंगे और बाद में कौन सी करेंगे। तो याद रखना फर्दर बैड डेब्ट वाला ट्रीटमेंट हमेशा पहले करना है और प्रोविजन बनाने वाला बाद में करना है। और अब तीसरा, अगर लिखा हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाओ, तो आप लोग मुझे बताओ बेटा डिस्काउंट उन डेटर्स को देंगे जो खराब हैं या उनको जो अच्छे हैं जिनसे पैसा मिलने वाला है। अच्छे हैं जिनसे पैसा मिलने वाला है उन्हीं को तो डिस्काउंट देंगे। यानी ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आएगा, जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो 55 पे होगा या 50 पे या 40 पे, ऑब्वियसली 40 पे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, 40,000 का
2.5%, 25 चौक 100, 1000 या 10,000, 1000 है ना, 1000 यहां पे होगा माइनस, और सीधा यहां पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये था डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्या था, डाउटफुल डेब्ट्स, और ये क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितने रुपए, 1000, सीधा पी एंड एल में। अब ये वैल्यू बाहर आ सकती है 39,000, और ये तो बाहर आ ही चुकी है। डन, आ रहा है समझ में? हाँ, एक सेकंड रुको, हाँ आओ, ये तो थर्ड पॉइंट हो गया बेटा। कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि डेटर्स और डूब गए। पहले फर्दर बैड डेब्ट की बात करते हैं। डेटर और डूब गए, डेटर डूबे तो डेटर की वैल्यू बढ़ाऊं या कम करूं? अभी रुको तो पहले मेरे सवाल का जवाब तो दो। डेटर्स की वैल्यू बढ़ाऊं या कम करूं? कर दी कम। दूसरा, मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मेरा नुकसान बढ़ गया। मेरे पहले से 1000 के डेटर थे, बैड डेब्ट थे सॉरी, अब मेरे 5000 के और बढ़ गए, तो मेरा नुकसान बढ़ गया, प्लस हुआ। ये मेरे नुकसान की कैलकुलेशन चल रही है। देखो जो डेबिट साइड में आती है वो क्या होती है, नुकसान होता है ना, यानी मेरा नुकसान बढ़ गया। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेब्ट्स पे। कितने पे बनाएंगे, जो डूबने से पहले वाला या डूबने के बाद वाले पे? 50,000 पे 20%, 10,000 बनाएंगे। 10,000 से डेटर को बढ़ाएं या कम करें? डाउटफुल है, क्या करें, कम करेंगे, वहां कर दिया माइनस। और ये जो हमें लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, ये हमारा फायदा या नुकसान है? नुकसान। ये नुकसान की कैलकुलेशन चल रही है, यानी 10,000 रुपए मेरे और बढ़ गए, है ना। नुकसान बढ़ रहा है, डेटर कम होता जा रहा है। ठीक है, ये फाइनल आंसर आया, ये डेबिट में आ गया। अब डिस्काउंट की बात कर लो। मुझे लग रहा है यार ये जो डेटर बचे हैं ना, ये भी कोई पूरा पैसा नहीं देगा, हर कोई डिस्काउंट मांगेगा, तो मैंने इन पे भी डिस्काउंट माइनस किया, डेटर की वैल्यू कम करी। और डिस्काउंट देना मेरे लिए फायदा या नुकसान है? नुकसान। तो ये पी एंड एल के डेबिट में, आपको पता है ये पी एंड एल के डेबिट में सारे लॉसेस आते हैं, है ना, तो इसलिए पी एंड एल के डेबिट में ये भी लॉस आ गया। डन, क्लियर है? तो अगर मैं इसको, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, एक कॉल। हेलो, तो देखो बेटा यहां पे एक बार मैं समराइज कर दूं या कि 3 चीजों की एडजस्टमेंट कैसे। पहले तो रैंकिंग समझ लो, फर्दर बैड डेब्ट। तो बेटा मैं आप लोगों को नोट बनवा देता हूं। फर्दर बैड डेब्ट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर इसका ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में माइनस और वर्किंग नोट में प्लस। फिर सर दूसरी चीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो बिल्कुल वही, बैलेंस शीट में माइनस और वर्किंग नोट में प्लस। ठीक है, फिर तीसरा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो इसका भी ट्रीटमेंट वही, क्या, बैलेंस शीट में माइनस, और लेकिन वर्किंग नोट नहीं, सीधा ये उठ के कहां चले जाता है, पी एंड एल के डेबिट साइड। और ये याद रखना कि अगर ये आंसर पॉजिटिव आया है तो डेबिट है, नेगेटिव आ जाए बाय चांस तो ये वैल्यू यहां लिखने की बजाय यहां आ जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डन। तो दो बातें क्या क्या याद करनी है कि एक तो ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, पहले फर्दर बैड डेब्ट, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, ट्रीटमेंट सबका सेम है, बैलेंस शीट में से माइनस करते रहो और यहां वर्किंग नोट में प्लस करते रहो। तो शुरुआत कैसे करनी है, बच्चा शुरुआत भी भूल जाता है। पहले 3 आइटम तो ट्रायल बैलेंस में से ढूंढने हैं। अभी तो हमें केवल 3 यहां पे वही दिख रहे हैं जो हैं। हमें जब डेटर की एडजस्टमेंट करनी हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट में से ये 3 नाम ढूंढेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं मिलेंगे, लाइन से थोड़ी आएंगे तीनों। तो हमें 3 आइटम कौन कौन से ढूंढने हैं। पहले तो डेटर, क्योंकि वो यहां लिखेंगे तभी शुरुआत हो पाएगी। दूसरा, एक बैड डेब्ट वर्ड और एक प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वर्ड। बैड डेब्ट को पॉजिटिव लिखना और प्रोविजन क्योंकि क्रेडिट में होता है, क्रेडिट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इकलौती वैल्यू है जो वर्किंग नोट में क्या होती है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, क्रेडिट, यानी हमें पहले से ही उम्मीद थी कि ये तो डूबने वाला है। ठीक है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये भूलोगे तो नहीं ना। टीबी लिखा हुआ है, यानी ये वो वैल्यूज है जो ट्रायल बैलेंस में से ढूंढ के लिखनी होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेटर का टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम एक लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, मैनेजर कमीशन का। ठीक है, फिर हमारी सारी एडजस्टमेंट्स पूरी हो जाएंगी। देखो बेटा, मैनेजर कमीशन इसी बोर्ड पे बता दूं क्या तुम लोगों को? चलो आ जाओ, यहां पे आ जाओ, इसी पे ही बता देता हूं। मैनेजर कमीशन का टॉपिक, ये जो पॉइंट है ना बेटा,
ये पॉइंट आप तभी सही कर सकते हो, यानी मैनेजर कमीशन बच्चे को पेपर में तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब वो इस बात के लिए श्योर हो कि सवाल में जो कुछ भी था उसने सही किया है। अगर आपको 1% भी डाउट है कि आपकी कहीं कोई गलती हुई है तो मैनेजर कमीशन के पॉइंट को ही छोड़ दो, क्योंकि मैनेजर कमीशन का पॉइंट तभी सही हो सकता है जब पूरा सवाल आपने सही किया हो। कहीं एक भी कोई छोटी सी गलती करी है तो मैनेजर कमीशन का आंसर सही नहीं आ सकता है। पहली बात तो मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट में बता दूं, इस मैनेजर को कमीशन जो देते हैं ना वो क्या बोल के देते हैं, इस बात को सुनना जरा। हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, हमने बोला तू अगर जितना बढ़िया हमारा बिजनेस चला के दिखाएगा उसके हिसाब से तेरे को कमीशन मिल जाएगा। तो कह रहे सर बढ़िया है, मैं तो एक काम करो मेरा 10% प्रॉफिट फिक्स कर दो, 10% कमीशन फिक्स कर दो, जितना भी आप बिजनेस में पैसा कमाओगे उसका 10% मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है मैं राजी हूं कि जो भी बिजनेस का नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% प्रॉफिट तेरे को मिल जाएगा, 10% कमीशन तेरे को मिल जाएगा, जितना भी बिजनेस को तू कमा के दिखाएगा। मैनेजर है भाई, मैनेजर ही तो कमा के दिखाएगा ना बिजनेस को, तो 10% कमीशन तेरा, ये हमने डील कर ली है। 10% कमीशन टू मैनेजर। आ रही है बात समझ में? अब मुद्दा है कि इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ऑब्वियसली मैनेजर को कमीशन देना हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। तो ये P&L के डेबिट साइड में शो होगा, हाँ या ना? P&L के डेबिट साइड में शो करेंगे। दूसरा, क्योंकि ये कैलकुलेट कब हो रहा है? जिस दिन प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि 31 मार्च को ही, और प्रॉफिट कैलकुलेट करते ही तुरंत इसको कैश तो दे नहीं देंगे। क्यों नहीं दे सकते? 31 मार्च की रात को तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है और कैश बैलेंस ऑलरेडी क्लोज्ड है हमारा, कैश बैलेंस लगा दिया ना, लॉक लगा दिया कैश का बैलेंस काउंट करके। अब मैं इसको तुरंत पैसा तो दे नहीं सकता, तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी हो गया कि तुझे बाद में दे देंगे, तेरा कैलकुलेट हो गया है, अगले साल जैसे ही शुरू होगा, कल सुबह या अगले दिन 10 दिन बाद तेरे को पैसा दे देंगे। तो ये अब हमारे लिए क्या एक लायबिलिटी है। जब कमीशन चुकाना बाकी हो तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन, यानी आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से ये क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगा, हाँ या ना? क्यों होगा शो? क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। मैनेजर कमीशन हमने उसको दिया नहीं है, उसको बोल दिया कि हाँ तेरा इतना बनता है, हम तेरे को चुका देंगे। यही तो लॉजिक हुआ ना। तो पहले तो बताओ ट्रीटमेंट समझ आया या नहीं आया? ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको बता दूं, ये देखो ट्रीटमेंट ये है, ये डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? मुद्दा पता है इसका इंपॉर्टेंट क्यों है? कितना आसान है ना, वैसे तो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू जो कि निकलती है वर्किंग नोट से। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? वर्किंग नोट से। अब वर्किंग नोट कैसे होता है? इंफॉर्मेशन में हमें दो वर्ड मिलते हैं, सुनना जरा। इंफॉर्मेशन में अगर ऐसा लिखा हो केस ए 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और केस बी में लिखा हो 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, दोनों में केवल क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? एक में लिखा है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरे में क्या लिखा है? 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों में कैलकुलेशन का क्या डिफरेंस है पहले तो ये सुनना। कैलकुलेशन दोनों में प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, ये P&L अकाउंट है, अगर मुझे अपना नेट प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, हाँ या ना? अगर यहां नेट प्रॉफिट आता है ना P&L अकाउंट में, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, इसे ही तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और उसे हमें क्या देना है? नेट प्रॉफिट का 10% देना है। कमीशन कितना देना है? नेट प्रॉफिट का 10%। यही तो किसके, क्या बोल रहे हो? कहां है लॉस? अरे ये तो सवाल ही नहीं है ना, ये तो केवल दो वैल्यूज डाली हुई है, ये तो केवल डेटर का पॉइंट समझाया हुआ है मैंने। मैं तो ये कह रहा हूं कि कमीशन एक सेपरेट पॉइंट है, तो मैंने प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं इस अकाउंट में कैसा है। ठीक है, ये वैल्यूज मत देखो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, जब P&L बनेगा तो ये दो वैल्यूज थोड़ी होंगी, बहुत सारी वैल्यू होंगी, और मैनेजर को कमीशन देना होगा तो पक्का उस सवाल में प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो
नेट प्रॉफिट निकलता कैसे है, मैं तो वो याद दिला रहा हूं जो पिछले चैप्टर में पढ़ा। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, उसे क्या बोलते हैं अपन, नेट प्रॉफिट। सवाल में लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देना है कितना, नेट प्रॉफिट का 10%, यही तो मीनिंग हुआ। अब इस फार्मूले को मैं कैसे लिख रहा हूं सुनना, नेट प्रॉफिट को मैं क्रेडिट माइनस डेबिट लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति, क्रेडिट माइनस डेबिट, ये वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट प्रॉफिट को, हाँ या ना, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्लियर है, इनटू 10%, 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहां क्या लिख दूं 10/100, क्लियर है। लेकिन जब वर्ड हो आफ्टर वाला तो यहां पे भी नेट प्रॉफिट का अभी भी मीनिंग क्या है, क्रेडिट माइनस डेबिट इंटू 10% का मतलब भी 10 है, लेकिन नीचे 100 मत लगाना, जब आफ्टर वर्ड हो तब 100 प्लस 10 लगाना। यानी क्या करोगे, बिफोर वर्ड लिखा है तो 10/100 और आफ्टर वर्ड लिखा है तो 10/110। अगर 5% का रेट है, 5% का, तो बिफोर वाली अगर लाइन है तो क्या लिखोगे 5/100, और अगर आफ्टर वाली लाइन है तो क्या लिखोगे 5/105। अगर 12% कमीशन है, बिफोर वाला पॉइंट है तो क्या लिखोगे 12/100, और अगर आफ्टर वाली लाइन लिखी है 12% में तो क्या लिखोगे 12/112। बस इसकी यही कैलकुलेशन याद रखनी है, क्या बिफोर जब वर्ड मिलता है तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, नॉर्मल है ना 10%, लेकिन जब भी आफ्टर वर्ड मिले तो आपको नीचे क्या कर देना है, उसी परसेंट को प्लस कर देना है। यानी 5% है तो 5/105, 10% है तो 10/110, 11% है तो 11/111। कब करना है, जब आफ्टर वर्ड मिले तब करना है। क्यों करना है कि पीछे मैथमेटिक्स छुपी हुई है, जिसको यहां ऐसे समझाना है। अगर किसी दिन सवाल करेंगे इसका तो सवाल में जब वैल्यूज निकलेंगी ना उसके बाद मैं दिखा दूंगा। यहां पे डमी वैल्यूज लेके कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन वो बेकार में उलझन के अंदर जाना हुआ, कॉन्सेप्ट करने के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो क्या करना है कैलकुलेशन, पहली बात तो ट्रीटमेंट क्या करना है सर, ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, डेबिट साइड में लिखना है टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन और लाइबिलिटी में लिखना है आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। वैल्यू कैसे आएगी सर, अगर लिखा है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हम क्रेडिट माइनस डेबिट रफ में निकालेंगे, यहां लिख मत देना नेट प्रॉफिट, ये वाला रफ में निकालना है, क्रेडिट माइनस डेबिट, वो जो डिफरेंस आएगा उसका 10% निकाल देंगे। और अगर आफ्टर लिखा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट का 10/110 निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे जाके हमारे इस चैप्टर की सारी एडजस्टमेंट पूरी हो जाती है। कोई और अगर रह गई हो तो एक बार देख लो, कोई बाई चांस स्किप कल हो गई हो, ध्यान ना गया हो जल्दीबाजी में। डेफर्ड वाला हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड वाला हो गया था, गुड्स परचेज रॉ मटेरियल टू बी रिकॉर्डेड हो गया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया, है ना, पेटेंट हो गया, नॉर्मल और चैरिटी में सारे हो गए, कुछ भी नहीं बचा, है ना। अच्छा, एक दो वर्ड मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसे सब एक वर्ड होता है जैसे अनएक्सपायर्ड। एक सवाल करते हो जब आप तो तीसरे चौथे सवाल के अंदर एक वर्ड आता है अनएक्सपायर्ड, ठीक है। तो अनएक्सपायर्ड या कोई टेक्निकल वर्ड्स आप लोगों को दिक्कत देते हो तो कुछ वर्ड मीनिंग्स बता देता हूं जिनका मीनिंग क्या होता है। जैसे ये जो ड्यू है, जो आउटस्टैंडिंग होता है और जो एक्रूड होता है, इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है कि कोई चीज घटना तो घट गई, पेमेंट नहीं हुई, काम हो गया पेमेंट नहीं हुई, काम हो गया पेमेंट नहीं मिली। इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है एक तरीके से, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ठीक है। ये प्रीपेड और एडवांस एक जैसी चीजें होती हैं, प्रीपेड और एडवांस एक जैसी चीजें होती हैं ये, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब भी वही होता है प्रीपेड, इसका मीनिंग भी क्या हुआ एक तरीके से अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब जिसकी डेट नहीं गई है। मान लो आपने रिचार्ज करवा रखा है मोबाइल का, फरवरी में ही करवा लिया था तो 3 महीने के रिचार्ज होने लग गया आजकल तो। अब वो रिचार्ज फरवरी में भी चलेगा, मार्च में भी चलेगा और अप्रैल में भी चलेगा। तो अब इसका मतलब क्या पूरे 3 महीने जो हो गए वो प्रीपेड हुए क्या? नहीं, केवल कितने महीने का? 1 महीने का अनएक्सपायर्ड है, ठीक है। तो वो 1/3 वैल्यू निकाल के उसको कर देंगे। अच्छा, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एडजस्टमेंट होती है, वो होती है प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। इंश्योरेंस प्रीमियम कभी भी जब दिया जाता है तो याद रखना ये हमेशा 12 महीने का दिया जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ में कभी भी जब दिया जाता है तो कितने महीने का दिया जाता है? 12 मंथ्स का दिया जाता है, ठीक है। तो जनरली सवालों में एक लाइन लिखी हुई होती है, पहले तो मान लो ट्रायल बैलेंस में वर्ड लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपए डेबिट में लिखे हैं, ठीक है, और बाहर एक लाइन लिखी हुई है, क्या? सुनो, प्रीपेड का पॉइंट है ये, कैसे लिखा हुआ होता है वो बता रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर, यानी ये जो 12,000 रुपए दिए किस दिन दिए अपन ने?
1 अक्टूबर को। बेटा 1 अक्टूबर को दिए तो जब भी किसी चीज का आप इंश्योरेंस करवाते हो वो 1 साल तक चलता है। तो अगर आपने 1 अक्टूबर को करवाया तो अगले साल की 30 सितंबर पे जाके खत्म होगा। यानी इस साल कितने दिन काम आया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने इस साल काम आया, 6 महीने अगले साल काम आएगा। इसका मतलब ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने 1 अक्टूबर को इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो 6 महीने का एडवांस है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन हो गई। आपको प्रीपेड का ट्रीटमेंट तो आता है, लेकिन ये तो पता चले कि भाई प्रीपेड है। तो अब ये पता चला कि हां सर इंश्योरेंस प्रीमियम में 6 महीने का प्रीपेड है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? 12,000 पूरे साल का दे रखा है मान लो, तो 6 महीने का कितना होगा? 6/12, 6,000 रुपए प्रीपेड हो गया। इस 6,000 का क्या करोगे सर? P&L में से लिखते समय टू इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000 रुपए प्रीपेड के नाम से माइनस, क्योंकि अगले साल के हैं, और बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। चलो वैल्यू चेंज करता हूं, 6 में उलझ गए होंगे। 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है और लिखा है इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1 जनवरी। इसका मतलब 3 महीने इस साल के और 9 महीने आने वाले साल के। क्लियर है? पक्की बात। तो प्रीपेड कितना हुआ इस बार? 9,000 रुपए। 9/12 हुआ है ना। 9/12 का मतलब 12,000 इंटू 9/12 कितना हुआ? 9,000। तो पहले यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000, फिर माइनस कर देंगे प्रीपेड। कितना है प्रीपेड? 9,000। यहां 9,000 माइनस हुआ और यहां असेट साइड में आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000। आ रहा है समझ में? चलो एक आधा रेंट का और पॉइंट बोलता हूं। जैसे ट्रायल बैलेंस में रेंट लिखा हुआ है 11,000। क्या लिखा हुआ है? 11,000। फिर बाहर लिखा हुआ है रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 महीने का किराया अभी हमने पे नहीं किया। ये जो 11,000 है ये एक बार तो यहां जाएगा टू रेंट 11,000। अब इसमें आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? प्लस या माइनस? आउटस्टैंडिंग प्लस होना है और एक बार लायबिलिटी में जाना है। मुद्दा है उसकी वैल्यू क्या आएगी। सोचो यहां पे 11,000 रुपए लिखा हुआ है और 1 महीने का बाकी है, तो 1/12 कर दूं। 11,000 इंटू 1/12 यही करूं? 1,000 आ जाएगा 1/12 करने से। 11,000 में आप 11,000 को 12 से डिवाइड कर और 1 से मल्टीप्लाई करो, से मल्टीप्लाई करूं। यही कह रहे हो ना? यही गलत है। सुनना आप, ये जो रेंट दिया होगा वो 12 महीने का दिया होगा या 11 महीने का दिया होगा? आ रही है बात समझ में? यानी एक अक्सर मैं अपनी क्लास में एक लाइन कहता हूं, शायद आपके सामने भी कही होगी, जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। बोलिए लाइन कभी आप लोगों के सामने, बोलिए तुम्हारे सामने, बोलिए तुम्हारे सामने नहीं होगा, तुम लेट आए थे अभी। तो जो दिया है उससे डिवाइड करो, यानी ये जो खर्चा है वो कितने महीने का है? 11 महीने का ही तो है। इसको 11 से डिवाइड करो और आप कितने का निकालना चाहते हो? 1 महीने का। 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है? जब इंश्योरेंस प्रीमियम वाला किया था तो 12 से डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि वो जो खर्चा था, इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा कितने महीने के लिए देते हैं? 12। तो उसे 12 से डिवाइड किया और 6 महीने प्रीपेड थे या 9 महीने प्रीपेड थे तो 9 से मल्टीप्लाई किया। यहां 11 से डिवाइड किया क्योंकि ये जो खर्चा गिवन है वो 11 महीने का ही तो है। ठीक है? और मल्टीप्लाई 1 से किया। क्यों? क्योंकि 1 महीने का बाकी था। चलो थोड़ी देर के लिए डाटा चेंज करूं। यहां पे 12,000 रुपए लिखा हुआ है, रेंट पेड 12,000, और बाहर एक लाइन लिखी है रेंट ऑफ 3 मंथ्स इज स्टिल ड्यू। अब बताओ वैल्यू कैसे निकलेगी? ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। एक बार तो यहां प्लस होगा, एक बार यहां लायबिलिटी में आएगा। वैल्यू बताओ कैसे कैलकुलेट होगी? रेंट ऑफ 3 मंथ्स इज स्टिल ड्यू। यहां 12,000 का रेंट लिखा हुआ है, बोलो। वो पॉज कर देते हैं, कर लेने दो दोनों। वेरी गुड बेटा, दोनों का आंसर बिल्कुल सही, 4,000। क्यों? क्योंकि ये जो 12,000 होगा ये तो सर 9 मंथ्स का ही होगा। 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो कितना हुआ? 4,000। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगी? यहां पहले लिख देंगे टू सैलरी या जो भी रेंट था, कितने रुपए? 12,000। फिर इसमें आउटस्टैंडिंग, ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर से उठा के लिखा 12,000। फिर क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग इसमें जोड़ देंगे 4,000 और यहां लायबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। तो ये बाहर कितना आ गया? 16,000। आ रहा है समझ में? ये वो वैल्यू जो ट्रायल बैलेंस से उठाई वो एक बार, और जो 4,000 हमने निकाली वो एक बार यहां प्लस हो गई और एक बार लायबिलिटी में चली गई। हाँ या ना? मिटा दूं ये 12 यहां से? नहीं चाहिए ना? चलो ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। ठीक है,
मान लो डेप्रिसिएशन का पॉइंट है कोई, डेप्रिसिएशन का, तो उसमें एक तो अंदर दे रखा है यहां पे फर्नीचर दे रखा है, यहां पे फर्नीचर कितना दे रखा है, मान लो 60,000 दे रखा है, क्या दे रखा है 60,000, और फिर क्या लिखा है बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है फर्नीचर वर्थ ₹10,000 was bought on 1st October। यहां ट्रायल बैलेंस में कितना था फर्नीचर 60,000, बाहर क्या लिखा है फर्नीचर ऑफ ₹10,000 was bought on 1st October। बाद में लिखा है डेप्रिसिएट करो फर्नीचर को 10%, कितना करो 10%। अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 60,000 पे करोगे क्या पूरे साल का, कैसे करोगे, जब यहां 60 है उसने बोला इस 60 में से 10 का तो 1 अक्टूबर को खरीदा है, इसका मतलब 50,000 का तो ओल्ड होगा यानी पहले से होगा, इस 50,000 पे तो पूरे साल का कैलकुलेट करोगे, लेकिन इस 10,000 पे कितने टाइम का, सर 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 महीने का कैलकुलेट करोगे। आ रही बात समझ, यानी मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाए हैं लेकिन मैथमेटिकली आप फंस सकते हो, मैथमेटिकली आप लोगों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 चीजें सिखा दी, इंश्योरेंस प्रीमियम सिखा दिया, रेंट में बता दिया आपको कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन में हो सकता है पार्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट सिखाया कि क्या करेंगे, असेट में से माइनस कर देंगे और P&L के डेबिट में लिख देंगे, लेकिन वैल्यू निकालनी भी तो आपको आनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट होगी, सर क्योंकि 10,000 का तो खरीदा ही 1 अक्टूबर को है, तो जो बचे हुए 50,000 है यानी वो तो साल के शुरुआत से रहा होगा, तो उस 50,000 पे तो सर पूरे साल का कैलकुलेट होगा 12 मंथ्स का, लेकिन जो खरीदा ही 1 अक्टूबर को है उस पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च यानी उस 10,000 पे कितने महीने का कैलकुलेट करूंगा 10% 6 मंथ्स का कैलकुलेट करूंगा। जब ये दोनों वैल्यू निकल आएंगी तो इनको जोड़ के बोलूंगा कि इतने रुपए का डेप्रिसिएशन। क्लियर है, इस तरीके से बेटा वो ज्यादा से ज्यादा बस यही कर सकता है, आप लोगों को कैलकुलेशंस में उलझा सकता है सवाल, बाकी कॉन्सेप्ट तो जितना मैंने सिखा दिया ना इससे बाहर 8% भी इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बन सकता है, जो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।